Hello students, welcome to the class and today we are going to learn consistency of the system of non-homogeneous equation. This is the lecture 1. I have a lecture 2 on the same topic and today we are going to see it is condition for the system of equation to be consistent, nature of solution and solved example for the unique solution, infinite solution and no solution. So let us proceed further here. So here we will first of all deal with the theory part, that is basic concept of this consistency of the system of non-homogeneous equation. So here I am considering the equation as what? a1x plus b1y plus c1z equals to d1. Suppose it is 1. a2x plus b2y plus c2z equals to d2. a3x plus b3y plus c3z equals to it is d3. So suppose we consider this three equation with three unknown. Unknowns are what? Unknowns क्या रहेंगे? x, y और z. तो अगर इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है, मतलब व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, y एंड z विच सेटिस्फाई ऑल दीज थ्री इक्वेशंस. ठीक है, आपको ऐसे वैल्यूज निकालना है x, y, z के जो तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, उसे कहेंगे हम सॉल्यूशन फॉर दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन. तो उसके लिए पहले मुझे चेक करना पड़ेगा कि गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है या नहीं. कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट होता है या नहीं. If the system of equation is consistent, then we can say that the solution exists, otherwise solution does not exist. तो पहले तो हम क्या करते हैं, इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख देते हैं. ओके, तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, आई कलेक्ट द कोएफिशिएंट्स ऑफ इट इज व्हाट एक्स वाई जेड इन वन मैट्रिक्स. तो कोएफिशिएंट कौन से देखो, a1 b1 c1 which I have written here in the first row, then a2 b2 c2, then a3 b3 and c3. Then write down just x y z here, which is equated to it is what d1 d2 and d3. If you do here it is matrix multiplication, you will get the same system of equation. कैसे देखिए, so here if I multiply these two matrices row versus column, I will get the first equation. देखिए a1x plus b1y plus c1z equals to d1. The first equation we got. If I multiply the second row with this column, that is a2x plus b2y plus c2z equals to d2, मुझे second equation मिल जाएगा. Similarly, I will get the third equation. तो ऐसे हम मैट्रिक्स फॉर्म को इक्वेशन फॉर्म में भी लिख सकते हैं या फिर इक्वेशन फॉर्म को मैट्रिक्स फॉर्म में भी ला सकते हैं. ओके, एंड नाउ व्हाट वी डू हियर, I just denote for my convenience this matrix as it is what A. इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल X से और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल B से. अब मैट्रिक्स A को हम कहते हैं इट इज व्हाट कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बिकॉज इट इज ऑब्टेन्ड बाय कलेक्टिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ इट इज व्हाट x y z. देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स. दिस इज द अननोन मैट्रिक्स वी आर हैविंग, दैट इज x y z जो हमें निकालना है. And matrix B is a constant matrix having the entry d1, d2 and d3. Now we are solving the non-homogeneous system of equation. इसका मतलब क्या होता है, this d1, d2, d3 all are not zero. If all will be zero, okay, this RHS part of the equation will be zero, then it is called as the homogeneous system. Okay, now here we suppose that all this d1, d2, d3 are not zero, then we say that this is the system of non-homogeneous equation and हम उसी का solution यहाँ पे निकालने वाले हैं. So let us proceed. अब हम एक नया मैट्रिक्स बनाते हैं. नया मैट्रिक्स कैसा, उसे हम कहते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स. सो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ द मैट्रिक्स A एंड B. A मैट्रिक्स आपको पता है इट इज व्हाट कोएफिशिएंट मैट्रिक्स एंड दैट B मैट्रिक्स इज द कांस्टेंट मैट्रिक्स. ओके, इन दोनों को हमने कलेक्ट कर लिया तो एक नया मैट्रिक्स हमको फॉर्म हुआ विच इज ऑफ द ऑर्डर व्हाट इज इट 3/4 जो हमको यहाँ पे मिला हुआ है. इसे हम कहते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स. यहां तक तो क्लियर है. सो आपको हमेशा गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना पड़ेगा और वहां से फिर आपको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म करना पड़ेगा. अब हम देखते हैं कि कब सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट होते हैं और कब सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट नहीं होते हैं. आपको एक बात यहाँ पे और याद रखनी है कि यहाँ पे जरूरी नहीं कि तीन इक्वेशंस हो. यहाँ पे तीन इक्वेशंस भी रह सकते हैं, चार भी रह सकते हैं, पांच भी रह सकते हैं और अननोन भी है वो भी 3, 4 या 5 रह सकते हैं. दैट इज नंबर ऑफ इक्वेशन एंड नंबर ऑफ अननोन दैट मे वेरी. हियर यहाँ पे सिर्फ मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिया हुआ है और इसे हम कहते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन. इस तरह से हम रिड्यूस कर दें उसको x इक्वल्स टू b के फॉर्म में. अब हम देखते हैं कंसिस्टेंट कब रहते हैं और कंसिस्टेंट कब नहीं रहते इक्वेशन. सो द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x इक्वल्स टू b is said to be consistent if and only if the rank of coefficient matrix A is equal to the rank of augmented matrix. इसको हम ऐसा लिखते हैं, rank of A equals to rank of A is to B. A is to B is our matrix C. तो हम यहाँ पे कर रहे हैं कि coefficient matrix का रैंक और augmented matrix का रैंक अगर सेम होता है then system of equation is consistent. कंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा. ओके, और उसको हमने R से यहाँ पे डिनोट कर दिया है. रैंक है इसलिए हमने इसको R से डिनोट कर दिया. अब हम यहाँ पे सपोज करते हैं लेट n बी द नंबर ऑफ वेरिएबल्स ऑफ द सिस्टम x इक्वल्स टू b. पिछला वाला जो हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशन देखा था वहां पे 3 नंबर ऑफ वेरिएबल थे. अब हम जनरलाइज कर रहे हैं, n नंबर ऑफ वेरिएबल्स हम ले रहे हैं यहाँ पे
एंड सिस्टम इज कंसिस्टेंट बोल रहे हैं। सिस्टम कंसिस्टेंट कब रहता है? व्हेन द रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए इज टू बी। ओके, एंड इफ आई गेट आर इक्वल्स टू एन देन द सिस्टम विल हैव यूनिक सॉल्यूशन। ओके, अगर रैंक का वैल्यू और नंबर ऑफ वेरिएबल का वैल्यू सेम होता है देन सिस्टम विल हैव यूनिक सॉल्यूशन। सेम इफ आर लेस देन एन then system will have infinite solution. It means that if rank is less than the number of unknown, so then we have a infinite solution, and if r is greater than n then solution does not exist. मतलब अगर रैंक का वैल्यू ग्रेटर होता है नंबर ऑफ वेरिएबल से, मतलब उस सिस्टम को सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं होगा, तब हम कहते हैं देयर इज नो सॉल्यूशन टू द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ये आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे ये तीन कंडीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। r इक्वल्स टू n अगर आता है सिस्टम विल हैव यूनिक सॉल्यूशन, इफ r लेस देन n है देन सिस्टम विल हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन, एंड इफ r इज ग्रेटर देन n देन सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। r क्या होता है? इट इज व्हाट? रैंक। रैंक जो हम a और a टू b का निकालते हैं, और n क्या है? इट इज व्हाट? इट इज अ नंबर ऑफ अननोन या नंबर ऑफ वेरिएबल्स। नाउ लेट अस सी द नेचर ऑफ सॉल्यूशन फॉर द केस व्हेन r इज लेस देन n। अब हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशन सपोज ये ले लिया ax इक्वल्स टू b, ओके, और सपोज हमारे रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स दोनों सेम भी है, मतलब सिस्टम कंसिस्टेंट है हमारा, और r लेस देन n है। तो इस समय अगर हमको सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है और सॉल्यूशन निकालना है तो हम क्या करेंगे? n माइनस आर निकालेंगे, और n माइनस आर वेरिएबल विल बी असाइन बाय द आर्बिट्ररी वैल्यू। तो हम कोई भी आर्बिट्ररी वैल्यू असाइन करेंगे वहां पे, ओके, मतलब k1 k2 k3 लाइकवाइज, और बाद में जो r नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमारे पास है दैट विल बी डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ दिस आर्बिट्ररी चोजन वैल्यू, एंड देन वी कैन से दैट द सिस्टम विल हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन हम इन टर्म्स ऑफ आर्बिट्ररी वैल्यू निकालते तो हमें हमेशा इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। जैसे आपको मैं थोड़ा सा एग्जांपल समझा देता हूं यहाँ पे, कि अगर सपोज मेरे पास r का वैल्यू आ गया 2 और नंबर ऑफ वेरिएबल 3 है, तो यहाँ पे आपको पता है कि r इज लेस देन n हो गया, तो मैं क्या करूंगा? इट इज व्हाट? n माइनस r, मतलब इट इज व्हाट? 3 माइनस 2, तो क्या होगा? इट इज व्हाट? 1। तो ये एक वन वेरिएबल को, जैसे अगर मेरे पास 3 वेरिएबल है x y और z, तो ये 3 वेरिएबल में से मैं एक वेरिएबल को आर्बिट्ररी वैल्यू असाइन करूंगा। तो सपोज मैंने z इक्वल्स टू k ले लिया, और बाकी फिर मैं ये जो x और y है वो इन टर्म्स ऑफ k निकालूंगा। सो वही केस हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। आपको ये चीज एग्जांपल में एकदम क्लियर हो जाएगी, मैंने ऐसा एग्जांपल भी लिया हुआ है। सो हम प्रोसीड करते हैं फर्दर। एग्जाम्पल शुरू करने के लिए पहले हम डिफाइन करते हैं इक्लॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, बिकॉज रैंक निकालने के लिए हम इक्लॉन फॉर्म का यूज करते हैं। इट इज सिमिलर टू द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, मैट्रिक्स इज सेड टू बी हैव इक्लॉन फॉर्म इफ इट हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। फॉलोइंग प्रॉपर्टीज में से ये दो प्रॉपर्टीज है। मैं एग्जाम्पल यहाँ पे पहले लिखता हूँ। देखिए, अगर आप यहाँ पे इसको ऑब्जर्व करेंगे तो ये अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में है। अपर ट्रायंगुलर मतलब क्या है? डायगोनल के नीचे के एलिमेंट हमको यहाँ पे 0 दिख रहे हैं। यहाँ पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? ऑल और एनी 0 रोज फॉलो दी नॉन 0 रोज। ओके, तो यहाँ पे 0 रोज नॉन 0 रो को फॉलो कर रही है, दैट इज वी आर सीइंग, एंड एज वेल एज द नंबर ऑफ जीरोज इन द नॉन 0 रोज आर इन इंक्रीजिंग इन ऑर्डर। सो देखिए, यहाँ पे पहले वाले रो में कोई भी 0 एलिमेंट नहीं था, सेकंड में यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे फिर 4 आया, मतलब नंबर ऑफ जीरोज भी हमारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो ऐसे जो फॉर्म होते हैं उसे हम इक्लॉन फॉर्म कहते हैं, और इक्लॉन फॉर्म में जो नंबर ऑफ नॉन 0 रोज है, ओके, वो हमारी रैंक हो गई। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 ये 3 हमारी नंबर ऑफ नॉन 0 रोज है, देयरफॉर यहाँ पे रैंक कितना रहेगा? 3। सेम थिंग हमने देखा हुआ है जब हमने रैंक डिफाइन किया था बाय अपर ट्रायंगुलर मेथड, तो वही चीज हम यहाँ पे भी इक्लॉन फॉर्म में भी डिफाइन करें। सो बोथ आर एक्चुअली नथिंग बट द सेम थिंग। 0 रोज किसे कहते हैं? पहले आपको समझ लेना है कि सभी एलिमेंट अगर 0 होते हैं दैट इज कॉल्ड एज 0 रो। अगर एक भी एलिमेंट नॉन 0 है देन इट इज कॉल्ड एज व्हाट? नॉन 0 रो। एंड देन नंबर ऑफ नॉन 0 रोज इन इक्लॉन फॉर्म डिफाइन द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स जो यहाँ पे है। तो रैंक निकालने के लिए हम इक्लॉन फॉर्म का यूज करते हैं। So let us proceed for the example. Example is test for the consistency and then solve. So here if you observe, we are having the 1, 2, 3, 4 equations and with 3 unknowns. Unknowns are it is what? X, Y, Z. तो मैं यहाँ पे ये 4 इक्वेशन को सॉल्व करना है और X, Y, Z की वैल्यू निकालनी है। तो पहले तो हमको चेक करना पड़ेगा कि इक्वेशन कंसिस्टेंट है कि नहीं। कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट होता है नहीं, अगर होगा तो फिर हमको सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम 1 बाय 1 लिख लेते हैं इस तरह से, बिकॉज इसको हमको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। अब हम कोएफिशिएंट कलेक्ट करेंगे x, y, z के। देखिए 1 1 1 यहाँ पे पहले वाले रो के अंदर, देन 1 -1 2 इन द सेकेंड रो, देन 3 1 1 इन द थर्ड रो, और फोर्थ रो में 2 -1 3। ओके, और ऐसा जरूरी नहीं कि आपको कोई इक्वेशन जैसे ऑर्डर में दिए हुए आपको वैसा ही लिखना है। आप इक्वेशन ऊपर नीचे करके भी यहाँ पे लिख सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। देन यू मल्टीप्लाई विद द कॉलम मैट्रिक्स x, y, z,
विच इज इक्वल टू इट इज व्हाट 6587। अगर आप यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो तब आप मैट्रिक्स फॉर्म को कन्वर्ट कर सकते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन के अंदर इजीली। ओके, और हमारे कन्वीनियंस के लिए हम ये जो मैट्रिक्स है इसको डिनोट करते हैं ए से, इट इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। एक्स वाई जेड हमने कैपिटल एक्स से डिनोट कर दिया एंड दिस इज व्हाट वी आर हैविंग बी। अब हम नया मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं, दैट इज व्हाट ऑगमेंटेड मैट्रिक्स सी एंड इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इट इज व्हाट ए एंड बी। आपने मैट्रिक्स ए लिख दिया और मैट्रिक्स यहाँ पे बी भी लिख दिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि रैंक निकालने वाला है सी का, तो सी का जब हम रैंक निकालेंगे तो ऑटोमेटिकली ए का रैंक निकल जाएगा। अब कैसे निकलता है उसको हम देखते हैं। तो आपको सी का रैंक निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे आपको मैट्रिक्स सी का अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो ये जो डायगोनल एलिमेंट है यहाँ पे, इसके नीचे के एलिमेंट यहाँ पे हम जीरो करेंगे और ये जीरो करने के लिए हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे इट इज व्हाट रो ऑपरेशंस। तो 6 एलिमेंट आपको जीरो करना है। तो यहाँ पे आप मुझे बताइए कौन से रो ऑपरेशन आप अप्लाई करेंगे यहाँ पे डायरेक्टली। यहाँ तो जगह R2 माइनस R1 डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन, फिर यहाँ पे इट इज व्हाट R3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1 कर लेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। यहाँ पे 2 है और इसे जीरो करने के लिए हम R4 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1 कर लेंगे। तो आपको हमेशा याद रखना कि आप ये एलिमेंट का मतलब ये जो पाइवट एलिमेंट होता है उसका यूज करके हम उसके नीचे के एलिमेंट जीरो करते हैं और बाद में फिर यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा उसका यूज करके हम ये दो क्वांटिटी को जीरो करेंगे और फिर यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा उसका यूज करके हम इसके नीचे की क्वांटिटी जीरो करेंगे। तो इस तरह से हमको रो ऑपरेशन लगाना है और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स निकालना है। आप और कोई भी रो ऑपरेशन लगा सकते हैं, बस आपका मेन एम होना चाहिए कि आपको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यहाँ पे निकालना है। सो नाउ अप्लाइंग द रो ऑपरेशन। अब देखिए रो ऑपरेशन में आपको पहला वाला तो डायरेक्टली यहाँ पे सब्ट्रैक्शन नहीं करना है, इट इज व्हाट R2 माइनस R1, वो आपने यहाँ पे कर दिया। दूसरे में हम क्या क्या कर रहे हैं, R3 चेंजेस टू R3 माइनस 3R1। सो R3 माइनस 3R1 जब हम करें तो सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो सब्ट्रैक्शन को हम अगर एडिशन करते हैं तो ये बहुत आसान होता है। एडिशन आप कैसे करेंगे, देखो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इट इज व्हाट R3 प्लस माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1। अगर मैंने R1 को -3 से मल्टीप्लाई करके बाद में R3 में ऐड किया तो ये बहुत आसान पड़ता है सब्ट्रैक्शन से। अच्छा देखिए, अगर मैं इसको R3 से पूरा मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ पे -3 से और बाद में उसको ऐड कर दीजिएगा थर्ड रो के अंदर, सो 3 माइनस 3 0, देन दिस इज व्हाट 1 -3 आ जाएगा यहाँ पे, दैट इज -2, देन 1 -3 अगेन -2, इट इज 8, इट इज -3 मतलब -18 हो जाएगा, -18 एंड दिस इज व्हाट 8 वी आर हैविंग, तो ये आ जाएगा -10। तो वैसे फिर हम लगाएंगे यहाँ पे इट इज व्हाट R4 चेंजेस टू R4 माइनस 2 R1। तो R4 माइनस 2 R1 यहाँ पे कैलकुलेट करो तो आप इसको -2 से मल्टीप्लाई कर दो अभी और इसमें ऐड करते जाओ देन। ओके, तो ये आपको ऑपरेशन बहुत आसान पड़ते हैं इस तरह से रो ऑपरेशन अगर आप करते हैं तो, या अदरवाइज आप अगर डायरेक्टली ऐसा भी करेंगे R3 माइनस 3 R1 और R4 माइनस 2 R1, जो आपको ईजी लगे वो आप अडॉप्ट कीजिए। नाउ आफ्टर दिस व्हाट वी डू, अब हम इस 2 का यूज करेंगे -2 का, ठीक है। आप डायगोनली मतलब नीचे जाएंगे 1 बाय 1। अब इस 2 का -2 का यूज करके हम ये एलिमेंट और ये एलिमेंट जीरो करेंगे, तो यहाँ पे तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन होगा R3 माइनस R2 का, और यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा R3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R2, ये अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये रो ऑपरेशन हम अप्लाई करते हैं एंड लेट अस सी व्हाट विल हैव देन। सो आफ्टर अप्लाइंग दिस रो ऑपरेशन वी गेट दिस क्वांटिटी। देखिए अभी भी अपर ट्रायंगुलर नहीं मिला है आपको, अब डायगोनली फिर से और नीचे जाइए। अब ये -3 का यूज करके आपको इसको जीरो करना है। अब देखिए यहाँ पे ये -3 -9 है, तो इसको आप बेटर वे 3 से डिवाइड कर दीजिए, फिर कैलकुलेशन और आसान आ जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे R3 को डिवाइड कर दिया -3 से, तो मुझे मिल जाएगा मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। ओके, यहाँ पे -3 से डिवाइड किया तो इट इज व्हाट 103 आ जाएगा। अब इन दोनों को आप ऐड कर दोगे तो इजीली ये 0 आ जाएगा यहाँ पे इसके नीचे, तो इस एलिमेंट का मैं यूज करूंगा। ऑपरेशन भी सिंपल लगाना पड़ेगा, रो ऑपरेशन। व्हाट इज इट, R4 चेंजेस टू R4 प्लस इट इज R3, तब आपको ये वाला मैट्रिक्स यहाँ पे मिल जाएगा और आपको यहाँ पे अपर ट्रायंगुलर आ गया है। अपर ट्रायंगुलर आने के बाद भी आपको चेक करना है कि अगर कोई रो जीरो हो रहा है तो आपको इसको जीरो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखिए, अगर मैं इस क्वांटिटी को जीरो करता हूं तो ये क्वांटिटी यहाँ पे नॉन जीरो है, तो ये वाला क्वांटिटी नॉन जीरो हो जाएगा, मतलब फर्दर आप कोई रो यहाँ पे जीरो रो नहीं बन सकता है। नाउ हियर वी काउंट इट इज नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन दिस कंप्लीट मैट्रिक्स सी। तो ये होगा 1 2 और ये 3, सो वी आर हैविंग 3 नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। सो हम बोलेंगे रैंक ऑफ सी इट इज व्हाट 3, दैट इज रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज 3। अब उसके बाद आपको पता है कि ये जो हमारा पहला मैट्रिक्स है, ओके, ये हमारा है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। यहां भी ये देखो अपर ट्रायंगुलर में ऑलरेडी आ चुका है वैसे देखा जाए तो, और ये इक्लोन फॉर्म में है। तो यहां पे अगर आप नंबर ऑफ नॉन जीरो रो काउंट करेंगे कितने हैं, देखो 1 2 और 3। सो रैंक ऑफ ए इट इज व्हाट वी आर हैविंग, इट इज 3। सो दोनों रैंक मतलब रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स यहाँ पे इक्वल आ गए हैं, मतलब सिस्टम इज व्हाट कंसिस्टेंट। सिस्टम कंसिस्टेंट है तो हम बोलेंगे कि देयर विल बी अ सॉल्यूशन एग्जिस्ट।
अब वो सोल्यूशन कैसा होगा, यूनिक सोल्यूशन रहेगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन रहेगा, दैट वी विल सी. So this is the echelon form. So rank of A अभी हमने देखा it is 3, rank of C is also it is 3, दोनों रैंक इक्वल है, सिस्टम इज कंसिस्टेंट. एंड नाउ नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितना यहाँ पे बताइए, नंबर ऑफ वेरिएबल क्या थे, एक्स वाई और जेड, नंबर ऑफ वेरिएबल 3 हो गए. तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल एंड रैंक दैट इज सेम, सो देयरफॉर विल हैव इट इज व्हाट, यूनिक सॉल्यूशन. मैंने आपको बताया था अभी r इक्वल्स टू n रहता है, देन विल हैव इट इज व्हाट, यूनिक सॉल्यूशन. तो यहाँ पे n इज व्हाट 3 एंड r इज आल्सो इट इज 3, सो दो बोथ आर सेम, विल हैव अ यूनिक सॉल्यूशन. तो अब सॉल्यूशन हम निकालते हैं यहाँ पे. फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी हैव इट इज व्हाट, ax इक्वल्स टू b. यहां पर हमने इक्विवेलेंट टू मैट्रिक्स A निकाला हुआ है, ये हमारा जो पहला मैट्रिक्स है, ओके, और B का भी इक्विवेलेंट मैट्रिक्स हमने निकाल लिया हुआ है. तो ये जो क्वांटिटी हम यहाँ पे पुट अप कर देंगे, और X के हमारा इट इज व्हाट, अननोन मैट्रिक्स, इट इज व्हाट, XYZ. अब ये मैट्रिक्स हम यहाँ पे लिख देते हैं. सो वी हैव दिस वन. अब मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कीजिए, इसको वापस इक्वेशन के फॉर्म में लिखिए. कैसे लिखेंगे आप इक्वेशन के फॉर्म में, पहले रो को आप मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे XYZ से, तो मिलेगा इट इज व्हाट, X प्लस Y प्लस Z इक्वल्स टू 6. पहला इक्वेशन आ जाएगा. दूसरे इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, 0x माइनस 2y प्लस 1z इक्वल्स टू -1, ये दूसरा इक्वेशन आ जाएगा. तीसरे इक्वेशन के लिए आप तीसरे रो को मल्टीप्लाई कीजिए XYZ से, सो 0x दिस इज प्लस 0y प्लस 1 इंटू z इक्वल्स टू इट इज व्हाट 3. वैसे चौथा इक्वेशन निकालेंगे, 0x प्लस 0y प्लस 0z इक्वल्स टू इट इज 0, एंड विच इज मीनिंगलेस. अगर नहीं लिखा तो भी चलेगा, बिकॉज इट इज कंप्लीटली 0. सो हियर वी हैव रिटन द इक्वेशन x प्लस y प्लस z इक्वल्स टू 6. देन नेक्स्ट इक्वेशन 0x माइनस 2y प्लस 2z इक्वल्स टू -1, और उसके बाद 0x प्लस 0y प्लस z इक्वल्स टू 3. तो यहाँ से z का वैल्यू तो आपका आ गया, z इज व्हाट 3. और एक और इक्वेशन हमारा है 0x प्लस 0y प्लस 0z इक्वल्स टू 0. नहीं लिखा तो भी चलता है, बिकॉज इट इज कंप्लीटली 0. अब हम क्या करेंगे, ये जो z का वैल्यू है पिछले इक्वेशन में पुट अप करेंगे, और बैक सब्स्टिट्यूशन से अभी हम आंसर निकालेंगे. तो z इक्वल्स टू 3 मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ इक्वेशन नंबर 3 में. तो यहाँ पे अगर मैंने -2y प्लस 3 हो जाएगा, 3 को आप RHS पार्ट में लेके जाइए, ओके, दैट इज -4 आ जाएगा, और बाद में -2 से डिवाइड कर दीजिए, तो y का वैल्यू क्या आ गया, इट इज व्हाट 2. वैसे अगर आपके पास y का वैल्यू भी है और z का वैल्यू भी है, उसको आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट अप कर दीजिए, तो आपको मिलेगा इट इज व्हाट, x प्लस 2 प्लस 3 इक्वल्स टू इट इज 6. y और z का वैल्यू पुट अप किया हमने, 2 प्लस 3 इज व्हाट 5, 5 वहां पे लगे तो 6 माइनस 5 इट इज 1, तो x का वैल्यू 1. सो हमको सोल्यूशन आ गया है, x इज 1, y इज 2 एंड z इज व्हाट 3. तो हमारा गया सॉल्यूशन टू द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन. अब इसको आप चेक भी कर सकते हैं. चेक कैसे करेंगे, जो भी आपको गिवन इक्वेशन दिए हुए हैं उसमें आप x, y और z की वैल्यू पुट अप कीजिए और चेक कीजिए कि चारों इक्वेशन इस सॉल्यूशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं. सो दिस वे यू कैन क्रॉस चेक द योर सॉल्यूशन. नाउ प्रोसीड फॉर द एग्जांपल. नेक्स्ट वन, एग्जांपल नंबर 2, टेस्ट फॉर द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन. सो पहले तो आपको चेक करना पड़ेगा कि इक्वेशन हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं. तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो इक्वेशन में देखिए 2x प्लस 6y प्लस 11 लिखा हुआ है, कांस्टेंट लेफ्ट हैंड साइड में है. कांस्टेंट कभी भी आपके RHS पार्ट में होना चाहिए. यहाँ पे 3 वेरिएबल में इक्वेशन है, कांस्टेंट RHS पार्ट में हम डालेंगे यहाँ पे. सेम यहाँ पे देखिए 2 वेरिएबल में इक्वेशन है, x नहीं है तो x हम यहाँ पे लिखेंगे, दैट इज 0 इंटू एक्स करके. तो हम देखिए इक्वेशन को कैसे लिखते हैं, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज इट इज 2x प्लस 6y. यहाँ पे z नहीं था इसलिए हमने लिखा 0z इक्वल्स टू -11, कांस्टेंट को RHS में शिफ्ट किया. देन 6x प्लस 20y माइनस 6z एज इट इज लिखा, और 3 को RHS में शिफ्ट किया, -3 आ गया. देन 6y माइनस 18z है तो ये -1 यहाँ पे डाल देंगे, और 0x लिख देंगे बिकॉज x का कोएफिशिएंट नहीं है. अब हम ऐसा क्यों लिखते हैं, बिकॉज हमें मैट्रिक्स इक्वेशन चाहिए रहता, तो वो लिखने में आसानी जाती है. जैसे आपने अभी कोएफिशिएंट कलेक्ट कर लिए 2, 6 और 0, उसको पहले रो में लिख दिया. then 6, 20 minus 6, 0, 6 minus 18 multiplied to it is what, x, y, z, then it is what, constant term, -11, -3 and -1. आफ्टर दैट हमने इसको a से डिनोट कर दिया, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स हो गया, ये हो गया x और ये हो गया b. अब हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखते हैं, दैट इज c विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ a एंड b. तो आपने मैट्रिक्स a लिखा यहाँ पे, उसके साथ में b अटैच कर दिया. अब आप निकालेंगे मैट्रिक्स C का रैंक, और ऑटोमेटिकली फिर आपको रैंक ऑफ A निकल जाएगा, जैसे हमने पिछले एग्जांपल में निकाला था. इसके लिए भी आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना पड़ेगा. तो यहां पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, इट इज व्हाट 3/4. ठीक है, अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो नहीं है, पिछले एग्जांपल में स्क्वायर मैट्रिक्स था तो हमने इसका अपर रेगुलर निकाल लिया था, बट यहाँ पे ये 3/4 है. तो हम क्या करेंगे, ये जो लास्ट कॉलम है इसको हम यहाँ पे छोड़ देंगे कंप्लीटली. अब मुझे मिल गया ये 3/3 का मैट्रिक्स, इसका हम अपर रेगुलर निकालेंगे.
अपर ट्रायंगुलर निकालने का मतलब क्या करेंगे, ये जो डायगोनल है इसके नीचे के एलिमेंट हम जीरो करेंगे, मतलब ये क्वांटिटी जीरो होगी, ये तो ऑलरेडी जीरो है और ये जीरो होगा, ठीक है। तो पहले हम ये पाइवोटल एलिमेंट यूज करेंगे यहाँ पे, उसका यूज करके इसे जीरो करेंगे, ओके। और ये ऑलरेडी जीरो है, तो मुझे बताइए अब ऑपरेशन क्या लगाएंगे आप। तो अगर मैंने R1 में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और सब्ट्रैक्शन लिया तो ये तो जीरो हो जाता है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इट इज व्हाट R2 चेंजेस टू, इट इज व्हाट R2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1। ये आपने अप्लाई कर दिया तो ये एलिमेंट यहाँ पे जीरो आ जाएगा, और ये ऑपरेशन करने के बाद फिर यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा उसका यूज करके हम इसके नीचे वाला एलिमेंट जीरो करेंगे। सो आफ्टर अप्लाइंग द ऑपरेशन वी गेट दिस क्वांटिटी 0, 2, -6 एंड 30। पूरे रो पे आपको वो ऑपरेशन अप्लाई करनी है। जैसे आपको मैंने बताया कि सब्ट्रैक्शन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, -3 से पूरे R1 को मल्टीप्लाई कर दीजिए और R2 में ऐड कर दीजिए, वो कैलकुलेशन बहुत ईजी होते हैं। और उसके बाद देखिए अभी यहाँ पे 2 है हमारे पास, इसको अगर मुझे जीरो करना है तो मैं क्या करूंगा, फिर से आप R2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से और सब्ट्रैक्शन ले लीजिए, दैट इज R3 चेंजेस टू, आई कैन राइट R3 माइनस 3R2, आप ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। R3 माइनस 3R2 किया तो आपका ये क्वांटिटी जीरो आ जाएगा। यहाँ पे अगर आपने 3 से मल्टीप्लाई किया और ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्शन लिया तो जीरो आ रहा है यहाँ पे। सेम यहाँ पे आपने -3 से मल्टीप्लाई किया और ऐड किया तो इट इज -91 आ जाता है। तो अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो आपको अपर ट्रायंगुलर मिल चुका हुआ है, ठीक है, ये 3x3 मैट्रिक्स का। ओके, ये मिलने के बाद आपको चेक करना है कि और कोई रो हमारी जीरो होती है क्या। जैसे अगर मैं देखिए यहाँ पे 2 से भी मैं डिवाइड कर सकता हूँ, इसको 91 से डिवाइड कर सकता हूँ, तो थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखता हूँ कि और कोई जीरो रो होती है क्या। जैसे अगर मैंने इसको जीरो करने की कोशिश किया बट ये दोनों नॉन जीरो क्वांटिटी तो ये नॉन जीरो हो जाएंगे, तो अभी फर्दर कोई रो जीरो नहीं होने वाली है। अब हम यहाँ पे रैंक इजीली निकाल सकते हैं, रैंक ऑफ सी निकाल सकते हैं और रैंक ऑफ ए भी। तो रैंक ऑफ सी क्या रहेगा यहाँ पे इक्लॉन फॉर्म में, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, ओके। सो 1, 2, 3, सो सी के अंदर हमारा नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी आ रही है, इट इज व्हाट 3 आ रही है। और मैट्रिक्स ए के अंदर हमारे पास देखिए नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी आ रही है, 1 एंड 2, ये तो जीरो हो गई। सो रैंक ऑफ ए इट इज व्हाट 2 और रैंक ऑफ सी इट इज 3, मतलब रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स एंड रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आर नॉट इक्वल। So here you observe that rank of A is not equals to rank of A is to B. That is rank of coefficient matrix is not equals to rank of augmented matrix. Then what we can say कि system is inconsistent and there will be a no solution. Is it clear? अगर system inconsistent है तो solution exist ही नहीं होगा, मतलब यहाँ पे हमको solution निकालने की जरूरत ही नहीं थी, बस आपको consistency इस तरह से चेक करनी पड़ेगी। अगर consistent रहता है then we find out the solution. Now proceed for the next example. So here is the third example, example number 3. Test for consistency and solve. So we are having 3 equations here with 3 unknown and already in the standard form. तो हम उसको 1 by 1 लिख देते हैं यहाँ पे इस तरह से। इसका मैट्रिक्स फॉर्म लिख देंगे हम, कोएफिशिएंट कलेक्ट करके x y z से मल्टीप्लाई, देन RHS पार्ट, इसको हमने A ले लिया, दिस इज x एंड दिस इज व्हाट B। उसके बाद ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिख देते हैं C विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ इट इज व्हाट A एंड B। इतना तो आपको क्लियर है। अब यहाँ पे भी देखिए मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, इट इज व्हाट 3/4। अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/4 है तो मैं आपको अभी बताया था कि आपको अपर ट्रायंगुलर कैसे निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये जो लास्ट वाला कॉलम है इसको आपको छोड़ देना है। अब बच्चा ये जो 3/3 मैट्रिक्स, इसका आपको अपर ट्रायंगुलर निकालना पड़ेगा। ये हो गया हमारा डायगोनल, इसके नीचे के एलिमेंट हमको यहाँ पे जीरो करने पड़ेंगे। फिर यहाँ पे अगर मुझे इस पोजिशन पे जीरो लाना है तो मैं क्या करूंगा, अभी कौन सा रो ऑपरेशन अप्लाई करूंगा बताइए। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये जो R2 है उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 से और R1 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से और बाद में सब्ट्रैक्शन ले लेंगे हम। तो जो रो हम चेंज करते तो उसको पहले लिखते हैं, तो हमने R2 को पहले लिखा और बाद में लिखा R1 को। तो R2 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, इट इज 5 से और सब्ट्रैक्शन ले रहे हैं देन R1 को 3 से मल्टीप्लाई करके। तो 5R2 माइनस 3R1 से ये जीरो आ जाएगा। सेम फिर हम ऐसा करेंगे R3 के लिए भी। तो अगर R3 को चेंज करें तो R3 पहले लिखते हैं बाद में R1। सो R3 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, R3 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 से यहाँ पे और उसके बाद R1 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। तो अगर 7 से किया और सब्ट्रैक्शन लिया तो देन इट विल बी व्हाट 0 और वो चीज आपको हर एक एलिमेंट पे अप्लाई करनी पड़ेगी, ये रो ऑपरेशन। सो हियर वी अप्लाई दी ऑपरेशंस एंड वी गेट दिस क्वांटिटी। ओके, रो ऑपरेशन तो आप अप्लाई कर लेंगे, इट इज सिंपल थिंग, आपको हर एक एलिमेंट पे अप्लाई करना पड़ेगा। और उसके बाद ये मिलने का, अब यहाँ पे देखिए आप थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पे अभी भी हमको अपर ट्रायंगुलर नहीं मिला हुआ है। सेकंड रो को अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पे आप 11 से डिवाइड कर सकते हैं। तो जितना हम सिंपल कर सकते हैं उतना सिंपल कीजिए, R2 को 11 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको ये चीज मिल जाएगा। अब मुझे नेक्स्ट पाइवोटल एलिमेंट लेना पड़ेगा यहाँ पे डायगोनली और उसके बाद इसका यूज करके ये जो है इसके नीचे का एलिमेंट, इसे मुझे अभी जीरो करना पड़ेगा। आप डायरेक्टली एडिशन करेंगे अभी यहाँ पे R3 और R2 का तो आपको यहाँ पे जीरो आ जाएगा। तो इफ यू जस्ट डू द एडिशन आपको पूरा रो ही आपका जीरो आ गया कंप्लीटली। अब चेक कीजिए कि और कोई रो जीरो होती है क्या।
तो यहाँ पे तो ऐसा लग नहीं रहा कि और कोई रो जीरो होगी, तो ये हमारा इक्लॉन फॉर्म आ गया, दैट इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब यहाँ से हम नंबर ऑफ नॉन जीरो रो काउंट करेंगे, तो सी के अंदर देखिए मतलब कंप्लीट मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है 1 2, तो रैंक ऑफ सी विल बी 2। और ए मतलब ये वाला मैट्रिक्स हमारा लास्ट कॉलम छोड़ दिया, तो हमने यहाँ भी नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी दिख रही है 2, ठीक है। तो रैंक ऑफ ए इज ऑल्सो इट इज 2, तो रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ए एंड रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स सी इट इज 2 हियर, ओके, बोथ आर सेम। इसका मतलब है कि सिस्टम क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। इफ सिस्टम इज कंसिस्टेंट देन विल हैव अ सॉल्यूशन। अब आपको यहाँ पे ऑब्जर्व करना है कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स क्या है, इट इज व्हाट 3, एक्स वाई और जेड 3 वेरिएबल है, वेरिएबल 3 है, बट रैंक हमारा कितना आ रहा है 2, सो दैट आर इज लेस देन हम बोलेंगे हम यहाँ पे, ओके। और जब आर लेस देन एन रहता है तब हमको इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलता है, और तब आपको मैंने बताया कि आपको r माइनस एन करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे 3 माइनस 2 करेंगे तो 3 माइनस 2 आ जाएगा 1, और एक वेरिएबल को फिर आपको आर्बिट्रेरी वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी। सो फॉर r लेस देन एन हमको इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेगा। यहाँ पे नोट देखिए क्या है, n माइनस आर मतलब 3 माइनस 2 आपने किया मतलब 1 आया, therefore one variable will be given arbitrary value and let z equals to k, okay। यहाँ पर हमने z को k मान लिया, और उसके बाद z को k लेने के बाद हम जो x और y है वो इन टर्म्स ऑफ k निकालेंगे, या अदरवाइज वी कैन गिव आर्बिट्रेरी वैल्यू टू द x, y और z, किसी को भी आप दे सकते हैं, जरूरी नहीं कि z को ही देना है, बट इन मैक्सिमम बुक्स दे यूज द z एज द आर्बिट्रेरी वैल्यू, और बाद में y और x वो इन टर्म्स ऑफ k निकालते हैं, बिकॉज वो आसानी जाती है इसलिए। एंड इफ यू गिव y इक्वल्स टू k और x इक्वल्स टू k, दैट टाइम सोल्यूशन विल बी डिफरेंट, ये आपको याद रखना पड़ेगा, और बाकी जो फिर वेरिएबल्स आपको इन टर्म्स ऑफ k निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ पे फ्रॉम 1 वी नो इट इज व्हाट ax इक्वल्स टू b है, तो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स टू द a हम लिख लेंगे और इक्विवेलेंट मैट्रिक्स टू द b यहाँ पे लिख लेंगे। इसको फिर आप इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, 5 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई प्लस 7 इंटू जेड इक्वल्स टू 4, पहला इक्वेशन। देन 0 into x plus 11 into y minus 1 into z equals to 3, second equation। और third equation is what, 0x plus 0y plus 0z equals to this is 0। so third equation लिखने की आपको जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे आप ऐसा भी इसको थोड़ा सा डील कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपको नंबर ऑफ अननोन कितने दिख रहे हैं, यहाँ पे x y z मतलब 3 अननोन हो गए, और इक्वेशन कितने हैं, यहाँ पे 2 इक्वेशन है। तो अगर 2 इक्वेशन है और 3 नंबर ऑफ अननोन है, सो हम 3 माइनस 2 करेंगे मतलब 1 आएगा, तो एक को हम आर्बिट्रेरी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। वैसे हमने रैंक में भी देखा, वही हम चीज यहाँ पे करेंगे। तो z इक्वल्स टू आपने k डाल दिया, तो z इक्वल्स टू के आपने इक्वेशन नंबर 3 में पुट अप किया, तो आपको मिलेगा इट इज व्हाट 11y माइनस k इक्वल्स टू 3, k को आप RHS में ले जाओ, 3 प्लस k हो जाएगा, और y का वैल्यू हो जाएगा 3 प्लस k बाई 11। तो आपके पास z का वैल्यू है, y का वैल्यू है। इसके बाद हम ये z और y पुट अप करेंगे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो इक्वेशन नंबर 2 में आप y और z की जगह पे इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, और उसके बाद आपको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, पहले तो आप 3 इंटू 3 प्लस दिस 3 इंटू के कर देंगे, 11 यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इट इज व्हाट 77k, और उसके बाद अपॉन 11 हो गया। देन आफ्टर दैट इसको सिंप्लीफाई कर दो, ये हो जाएगा 5x प्लस 9 प्लस 80k बाई 11, एंड आफ्टर दैट इसको आप RHS में शिफ्ट कर सकते हैं, ओके, दैट इज 4 माइनस 9 प्लस 80k बाई 11, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 इंटू 4 इट इज व्हाट 44 माइनस 9 माइनस 80k अपॉन 11, इसको आप सब्ट्रैक्शन में ला लीजिए, इट इज व्हाट 35 आ जाएगा, ये 35 माइनस 80k बाई 11, और बाद में 1/5 कर दीजिए, यहाँ पे आप 5 से डिवाइड कर दीजिए, x का वैल्यू आ जाएगा, तो 5 से डिवाइड किया तो हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा इट इज व्हाट 16, ओके। तो आंसर ऑफ x इज व्हाट 7 माइनस 16k बाई 11। तो आपको x का वैल्यू आ गया 7 माइनस 16k बाई 11, y का 3 प्लस k बाई 11, z इक्वल्स टू इट इज व्हाट k। तो सभी इन टर्म्स ऑफ k है, और k क्या है हमारा, इट इज व्हाट आर्बिट्रेरी वैल्यू। अब आर्बिट्रेरी वैल्यू का मतलब क्या होता है कि k का वैल्यू आप कुछ भी पुटअप कर सकते हैं, जैसे अगर आपने 1 पुटअप किया तो आपको एक XYZ का सोल्यूशन मिल जाएगा पूरा, ठीक है। अगर आपने k इक्वल्स टू 2 पुटअप किया तो आपको सेकंड सोल्यूशन मिलेगा, k इक्वल्स टू 3 पुटअप किया तो आपको थर्ड सोल्यूशन मिलेगा। आप k इज इक्वल टू -11 -2 -1 आप कुछ भी पुटअप कर सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे कहते हैं कि k के इतने नंबर ऑफ वैल्यूज है, इसलिए हमको इनफाइनाइट सोल्यूशन यहाँ पे मिलता है, ओके। मतलब वी आर हैविंग मेनी सोल्यूशन टू द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन। आप यहाँ पे k का जो वैल्यू पुटअप करेंगे वैसे फिर आपको यहाँ पे सोल्यूशन मिलते रहेगा। सो मैंने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल कवर कर लिए। पहला एग्जाम्पल यूनिक सोल्यूशन के ऊपर, दूसरा नो सोल्यूशन, और तीसरा हमारा दैट इज इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो आई सपोज आपको आइडिया पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा कंसिस्टेंसी का, कि कब सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट रहते हैं और उसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। और कुछ मैंने आपको एक्सरसाइज एग्जाम्पल दिए हुए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये 4 एग्जाम्पल, और नेक्स्ट पेज में भी ये 4 एग्जाम्पल्स है, मतलब टोटल 8 एग्जाम्पल्स है।
आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ओके, और इसको आप सॉल्व करके देखिए तो आपको आइडिया पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा और कॉन्फिडेंस भी आएगा जब आप एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो अगर आपको कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए, मैं उसको डेफिनेटली सॉल्व करूंगा। एंड एट लास्ट आई से थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड इफ यू गेट समथिंग फ्रॉम इट प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल मैथमेटिक्स गणित संग्रह। थैंक यू सो मच।